नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब समय कम बचा है। तैयारियां और प्रचार जोरों से चल रहा है। पार्टियां टिकटों को लेकर लगातार मंथन कर रही हैं। तो कुछ दिनों पहले खबर आ रही थी कि कांग्रेस में टिकटों को लेकर घमासान मच रहा है। भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा अपने अपने समर्थकों को टिकट देने की होड़ में लगे हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि हरियाणा कांग्रेस में टिकट को लेकर घमासान नहीं मचेगा। भूपेंद्र हुड्डा और सांसद कुमारी सैलजा ने टिकट बांटने को लेकर सहमति बना ली है। दोनों नेता इस बात पर राजी हो गए हैं कि एक दूसरे के करीबियों के टिकट आवंटन में कोई कुछ नहीं बोलेगा। बताया ये भी जा रहा है कि हुड्डा को अधिक सीट देने पर सैलजा राजी हो गई हैं। उधर हुड्डा भी सैलजा को 35 से 40 के करीब सीटें देने पर राजी हो गए हैं। अब बाकी सीटों पर हुड्डा अपने हिसाब से मजबूत कैंडिडेट को टिकट देंगे। दोनों नेताओं की दिल्ली में बैठक हो भी चुकी है। अब दोनों नेता एक दूसरे को अपनी अपनी पसंद की सीटों की लिस्ट शेयर करने वाले हैं। इसको लेकर के हुड्डा और सैलजा दोनों ही समर्थकों ने दिल्ली में डेरा भी डाल लिया है। अब कहा तो यह भी जा रहा है कि सैलजा और हुड्डा ने टिकट आवंटन पर फैसला जो है वो आलाकमान के दबाव के बाद लिया है, क्योंकि पिछले दिनों कांग्रेस की बैठक में जिस तरह से गुटबाजी दिखी उससे आलाकमान काफी नाराज दिखा। आलाकमान ने यहां तक कह दिया कि अगर आपसी लड़ाई जारी रही तो उन्हें अपने हिसाब से टिकट वितरण करना होगा। इसके बाद से दोनों ही नेता बैकफुट पर आ गए। लेकिन सवाल ये कि क्या इससे बीजेपी या अन्य दलों को नुकसान होगा। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। रामराज जी शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश अग्रवाल जी प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल रामराज जी शर्मा जी आपसे ही लूंगी। देखिए, कांग्रेस, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? शर्मा जी की आवाज खोलिए, मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है शर्मा जी, देखिए सवाल ये है कि कुछ दिनों पहले तक खबर सामने आ रही थी कि टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में घमासान है। एक दूसरे के समर्थकों को कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा टिकट देने पर आनाकानी कर रहे हैं। लेकिन अब यह है कि दोनों के बीच सहमति बन गई है, बैठक हो गई है और कुछ ही समय में एक दूसरे को लिस्ट भी शेयर कर देंगे। यहां तक कि सीटों पर भी बात बन गई कि 35-40 सीटों पर कुमारी सैलजा डिसाइड करेंगी कि उनके करीबी कौन कौन है और बाकी सीटों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो क्या इससे बीजेपी को कोई नुकसान होता आपको दिख रहा है? आसानी से सब कुछ चीजें बैठ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर बीजेपी को फायदा होता आया है प्रदेश में। देखो ज्योति जी, मैं आपको बता दूं, हमारे को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है और हरियाणा का इतिहास भी रहा है, जिस पार्टी का केंद्र में शासन रहा है उसी पार्टी को सत्तासीन देवतुल्य जनता जनार्दन करती है। पहले 10 साल शासन रहा, 10 साल के बाद में कांग्रेस हरियाणा में 0 होगी, उसकी एक भी सीट नहीं जीती। उसके बाद में भाजपा की हमारी 10 साल सरकार रही। अब तीसरी बार फिर हमारी केंद्र में सरकार बननी है। तो इसलिए देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हरियाणा में भी तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने झूठ बोला, इसकी काट की अंधी एक बार चढ़ गई, आगे चढ़ने वाली नहीं है ज्योति जी। देखो, आप एक बार तो किसी को भड़का सकते हैं, एक बार गुमराह कर सकते हैं। इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख आ रहे हैं, 8,500 रुपये महीना आ रहे हैं, खटाखट फटाफट, और झूठे गारंटी कार्ड भी इन्होंने बांट दिए। तो बहनें इनके पीछे पीछे दौड़ रही है, अरे भाई वो खटाखट वाले हमारे 8,500 तो दे जाओ। तो ये आगे भाग रहे हैं। तो इनकी काट की अंधी चढ़नी थी, चढ़ गई, जनता जाग चुकी है और जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। क्योंकि ठगी ठोरी में इन्होंने 2, 4, 5 सीट ये हथियार ली, आगे जनता इनके बेकाई में आने वाली नहीं है। क्योंकि जिस तरह से हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से हमारा देश तरक्की कर रहा है, जिस तरह से हमारा देश आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुआ है, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है, विदेश में हमारा डंका बजा है। अब जैसे मोदी जी विदेश में जाते हैं, ऐसे स्वागत होता है जैसे कोई देवता का स्वागत हो रहा हो। और पहले प्रधानमंत्री कांग्रेस के टाइम में जाते थे, कोई पूछता तक नहीं था, एक साइड में बैठा दिए जाते थे, भाई चाय पानी पी लो, भाई बिस्कुट खा लो सिंह साहब, इससे आगे कुछ नहीं। और जिस तरह से धारा 370-35 से तोड़ी गई है,
अयोध्या में भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ है। मैं समझता हूं हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था भाई ऐसी ऐतिहासिक घटना भी होंगी। और माननीय अमित शाह जी हमारे जो चाणक्य हैं, प्रसिद्ध रणनीतिकार हैं, उनकी विशेष भूमिका रही। और ये संयोग है वह विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, हमारे चाणक्य हैं आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी, उनकी चाणक्य नीति, मनोहर जी का आशीर्वाद और हमारे मुख्यमंत्री का जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस में चाहे जितनी भी एकता हो जाए उसका प्रभाव बीजेपी पर नहीं पड़ेगा, ये आप सीधे सीधे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, दिनेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। शर्मा जी लौटूंगी आपके पास। दिनेश जी बने हुए, शर्मा जी लौटूंगी आपके पास। दिनेश जी मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? हाँ जी, ज्योति जी आ रही है। दिनेश जी देखिए, बीते दिनों खबर आ रही थी कि टिकट बंटवारे को लेकर आनाकानी हो सकती है। अब आलाकमान के दखल के बाद कहा जा रहा है कि दोनों में सहमति बन गई है और सब कुछ ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है, बीजेपी कह रही है कि हमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि आप रेस में है ही नहीं, उनका ये कहना है। ज्योति जी, मेरा तो सिर्फ इतना निवेदन है कि एक तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इनसे कहो ये बीच में मुझे इंटरप्ट ना करें, क्योंकि इनकी नेचर है। भाजपा के जो भी प्रवक्ता आते हैं उनको पढ़ा के भेजा जाता है कि दूसरे को बोलने ना दो, बीच में इंटरप्ट करो। ये इंटरप्ट ना करें। नंबर एक, शर्मा जी से निवेदन कर लेती हूँ। शर्मा जी एक बार उन्हें बोलने दीजिएगा। एक तो सबसे पहली बात यह है कि जो देवतुल्य जनता का ये जिक्र करते हैं, ये देवतुल्य जनता उस दिन कहां गई थी जब 1.5 साल तक किसान, हरियाणा का किसान बैठा रहा बॉर्डर के ऊपर और 750 किसान की हत्या हो गई। कहां गई थी देवतुल्य जनता? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जिन्होंने, उन्होंने हरियाणा की बहन बेटियों के साथ जंतर मंतर पे क्या किया था? लाठियां चलाई थी, उनको घसीट घसीट के मारा था। वो देवतुल्य जनता उस दिन कहां गई थी? एक बार सुन लीजिए। मैं ये जितने भी आरोप लगाते हैं, सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें। अभी लोकसभा चुनाव के दौरान 19,812 बूथ पूरे हरियाणा प्रदेश में थे, जिसमें से 10,072 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। और एक बूथ पे इनके 40 पन्ना प्रमुख होते हैं ज्योति जी। हरियाणा में 4 लाख से ज्यादा इनके पन्ना प्रमुख चुनाव हार गए, जो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पार्टी की बात करते हैं। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पार्टी की बात करने वालों से मैं और 10 सवाल पूछूं, उससे पहले मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, ये बार बार कहते हैं कि खर्ची पर्ची की सरकार, बिना खर्ची पर्ची की। इनके एचपीएससी का डिप्टी सेक्रेटरी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का डिप्टी सेक्रेटरी 3 करोड़ रुपए की रिश्वत अटैची में लेता हुआ पकड़ा गया। और एचपीएससी की भर्ती या तो चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं या चेयरमैन कर सकते हैं। तो वो व्यक्ति जो रिश्वत ले रहा था वो चीफ मिनिस्टर के लिए ले रहा था या चेयरमैन के लिए? और बात करते हैं ये बिना खर्ची पर्ची की। बात करते हैं ये इन्हीं का विधायक, निर्दलीय विधायक जिसने सरकार को समर्थन दे रखा था, रणधीर गोला ने पुंडरी से, उन्होंने कहा कि 49 लाख रुपीज मैंने अपने सगे भांजे को नौकरी लगवाने के लिए दिए, रिश्वत दी। मेरा भांजा को नौकरी नहीं लगी सब इंस्पेक्टर की। अब उस भले आदमी को यह नहीं पता कि भैया 1 रुपए का माल 4 आने में कौन देगा, जब इनका रेट ही 2 करोड़ रुपए का था। तो 49 लाख में भर्ती कहां से दे देंगे तुम्हें? इसलिए तुम्हारा बच्चा भर्ती नहीं हुआ। और जिनके भर्ती हुए हैं उनके तो हो चुके पैसे देकर। और रही बात हरियाणा प्रदेश में नौकरी की, पूरे 5 साल 10 साल जो इन्होंने निकाले हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम ये एक मॉडल लेके आए गुजरात से, मॉडल को लागू किया। उस हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर इन्होंने एम्प्लॉयमेंट नहीं दी, इन्होंने डी एम्प्लॉयमेंट दी। इन्होंने किसी को नौकरी नहीं दी, इन्होंने दिहाड़ीदार मजदूर भर्ती किए। अच्छा, तो जो ये लाखों का आंकड़ा बताते हैं कि हमने कौशल रोजगार के थ्रू इतने लोगों को नौकरी दे दी, इतने लोगों को विदेश भेज दिया, ये सब क्या आंकड़ा फर्जी है? भर्ती हुई है वो सब टेम्परेरी है मैडम। ये चाहे तो रात को 2 बजे उसको कह सकते हैं 5 दिन आपने दिहाड़ी की, आप जाइए यहाँ से छुट्टी। वो दिहाड़ीदार मजदूर है, तो परमानेंट नौकरी नहीं है। हाँ, कुछ नौकरी इन्होंने जो परमानेंट थी वो इन्होंने बेची। जैसे मैं सबूत के साथ बता रहा हूं कि 100 एसडीओ भर्ती किए इन्होंने, 100 में से 78 एसडीओ हरियाणा प्रदेश से बाहर के बच्चे लगा दिए इन्होंने। क्या हरियाणा प्रदेश में जो के बच्चे नहीं थे, जो बाहर के 78 बच्चे आपने लगा दिए? और ये बात करते हैं लंबी चौड़ी, अयोध्या में राम मंदिर, हम खुश हैं राम मंदिर बना, ये आस्था का प्रतीक है। पूरा देश चाहता था राम मंदिर बने, अब नहीं बनता, 2 साल बाद बन जाता।
2 साल बाद नहीं बनता, लेकिन राम मंदिर बना, अच्छी बात है। परंतु राम मंदिर की आड़ में आप भगवान राम का राजनीतिकरण मत करो, उनका राजनीतिकरण मत करो। आपके अमित शाह जी, जिनको ये चाणक्य कहते हैं, वो हरियाणा में आए, नारनौल में उन्होंने रैली करी। उन्होंने नारनौल में ये कहा कि मैं बनिए का बेटा हूं, और ये जो कांग्रेस हरियाणा के अंदर हिसाब मांग रही है हमसे 10 साल का, मैं उनका पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं और पाई पाई का हिसाब करके जाऊंगा। हिसाब उन्होंने क्या बताया कि हरियाणा प्रदेश को 250 लाख करोड़ रुपया हमने हरियाणा सरकार को दिया है 10 साल में। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार एक स्टेटमेंट जारी कर दे, कोई श्वेत पत्र जारी कर दे कि जो सेंटर के होम मिनिस्टर 259 लाख करोड़ रुपए आपको देके गए हैं, या तो आप उसका हिसाब बताइए कि वो जो पैसा आया वो पैसा गया कहां, और अगर वो पैसा नहीं आया था तो आप स्टेटमेंट तो जारी करो कि होम मिनिस्टर झूठ बोलता है, हरियाणा को ये पैसा नहीं मिला। अच्छा, इस इससे बड़े झूठ इनके और क्या पकड़े जाए। उन्होंने कहा था कि जितना कांग्रेस ने दिया उससे ये पैसा कहीं ज्यादा है, 10 साल का राज उन्होंने भी किया। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आप एक बात सुनिए, कौन सा पैसा ज्यादा है? मैडम, आपको शायद नॉलेज होगी, आप बहुत अच्छी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पूरे हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सबको अगर आप मिला लो तो IMF का जो लोन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो लोन है इंडिया के ऊपर, वो टोटल लोन 223 लाख करोड़ है। 223 लाख करोड़ में पूरा देश कर्जे से मुक्त हो जाता है, और ये कहते हैं कि हमने हरियाणा को दे दिए 259 लाख, 259 लाख करोड़ रुपया। नारनौल के अंदर रैली में कहा है, मैं नहीं कह रहा, अमित शाह जी कह रहे हैं। तो सरकार चुप क्यों है? जवाब देना कि अमित शाह जी सच्चे हैं या, और अगर सच्चे हैं तो। अभी फिलहाल शर्मा जी से जवाब ले रहे हैं। आपने जो 2-3 बातें बोली है मेनली उसका जवाब ले रहे हैं, फिर लौटूंगी दिनेश जी आपके पास, समय की भी पाबंदी होती है। शर्मा जी जवाब दीजिए, आप बीच में जवाब देना चाह रहे थे। तो इन्होंने ये खर्ची पर्ची वाली बात कही, इनके टाइम में भर्तियां कैसे होती थी खुद ही बता देंगे। अरे मुख्यमंत्री आप खुद को बिना खर्ची पर्ची की सरकार बना रहे हैं, आप पहले तो डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। मैं वही बात बता रहा हूँ। हाँ। इनके टाइम में सिर्फ मुख्यमंत्री के क्षेत्र के बच्चे लगते थे, जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, इस वाद के आधार पर भर्ती होती थी। हमने इस वाद को तोड़ा। आज किसान मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर नौकरी लग रहा है, जिसके पास में नौकरी दे रहे हैं, और वो भी 3 पीढ़ी खाली चली, कोई चपरासी नहीं लगा था, वो हमने लगाया। और दूसरा ये कह रहे हैं ना, वो अटैची पकड़ी गई, ये कांग्रेस का कल्चर था। अगर हमारी नीयत में खोट होता हम तो पकड़ते। और इनने पकड़ी थी क्या टैची? इनने पकड़ी थी क्या? हमारी सरकार ने पकड़ा होगा ना, और हमारी सरकार ने अंदर दिया, वो तो इनका कल्चर था। ये जवाब तो नहीं दे रहे। और आज सबूत के साथ बोल रहे हैं इस बात को। अरे सबूत के साथ हमने पकड़ा, तो वो तो मीडिया में भी आ रहा, सबने पता है इस बात का। अगर हमारी नीयत में खोट होता हम क्यों पकड़ते? आप ये बताइए। आप इनने पकड़ा था क्या? ये अग्रवाल ने दिल्ली से पकड़ा था क्या वहां जाके? हमने पकड़ा, हमारी सरकार ने पकड़ा, और हमारी सरकार ने भीतर दे दिया। दूसरा, ये किसानों की बात करते हैं। अरे मेरे भाई, वहां पर 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली कर्नाटक में, उसका जवाब दे। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लड़कियों लड़ सकती हूं। राहुल बाबा वहां पे वेस्ट बंगाल गए, वहां पे उस बिटिया के आंसू पूछने गए, वहां पे अयोध्या में 12 साल की बिटिया से गैंगरेप हुआ, गए वहां पे। अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव के उसने सांसद प्रतिनिधि ने वहां पे रेप किया, ये उस परिवार के आंसू पूछने गए वहां पे? क्यों नहीं गए? क्योंकि घटक दल है, इनके सहयोगी दल है, उसके वो सदस्य हैं, उसके वो जिलाध्यक्ष हैं, तो जो रेप करने वाले हैं। क्यों नहीं गए वहां पे? इससे रोका था इनको शर्म आनी चाहिए। ये बेटी बढ़ाओ की बात करते हैं, ये बेटियों की रक्षा की बात करते हैं, बेटियों की, इनको शर्म आनी चाहिए। चलिए, हिसाब पर भी एक जवाब दे दीजिए। हालांकि ये मामला पुराना हो गया, उनको नानोद आए काफी समय हो गया है, केंद्रीय मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, तो उस पर उन्होंने कहा कि इतना कर्ज है तो इतना कहां से दे दिया आपने? दे दिया तो इतने का क्या किया? ऐसा ये झूठ बोल रहे थे। उन्होंने इतनी बात कही थी, मैं बढ़िया का बेटा हूं, मैं हिसाब लेके आया हूं। पहले ये अपना हिसाब दें भाई। सेक्शन 4(6) का नोटिस समाया इन्होंने, किसान को डराया धमका, सस्ते भाव में जमीन हड़प ली, महंगे भाव में बिल्डर को बेची। ये हिसाब दें। सारी फसलें हम MSP पर खरीद रहे हैं,
इन्होंने क्यों नहीं खरीदी, ये हिसाब दें। 1-1, 2-2 रुपए का चेक इनके प्राकृतिक आपदा में इनकी सरकार में आता था, ऐसा क्यों, ये हिसाब दें पहले। अरे पहले हिसाब देने के काबिल होगा वो तो हिसाब दें, अपना तो हिसाब दें। हमने 56 साल से ओबीसी समाज का सीएम हमने बनाया। मैं दोनों सीएम का चेहरा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हम शैलजा जी को सीएम देखना चाह रहे हैं, उधर वो कह रहे हैं कि हम हुड्डा जी को सीएम देखना चाह रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे मिटाएंगे? क्या इसमें भी आला कमान की दखलबाजी होगी या क्या है? इसको लेकर थोड़ा सा क्लियर कीजिए। ज्योति जी, बात यह है कि शर्मा जी रोक रहे हो प्लीज। बात यह है, मैं एक तो ये आपसे क्लियर करना चाहता हूं कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर राव नरवीर सिंह और राव इंदरजीत सिंह में जो गृह युद्ध है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। नायब सिंह सैनी में और अनिल विज में जो गृह युद्ध है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। रेवाड़ी के अंदर सीएम की रैली थी नायब सिंह सैनी की, लेकिन वो रैली किस लिए स्थगित हुई कि इनको पता चला कि राव इंदरजीत सिंह रैली में नहीं आएंगे, उनके इलाके में ही वो रैली में नहीं आएंगे तो फजीयत हो जाएगी। जहां तक फूट का सवाल है, जहां तक सिर फुटबॉल का सवाल है, वो तो भारतीय जनता पार्टी में चल रही है और चल रही थी और आगे बढ़ेगी अभी तो। अब बात आ जाती है, जो बात की जा रही है हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की। मैं निश्चित तौर पे एक बात कह रहा हूं, पार्टी का संगठन बिल्कुल एकजुट है और जो भी चर्चाएं चलाई जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है कि उसके 10 साल का जो कार्यकाल रहा है, जो जन विरोधी नीतियां उनकी रही हैं, पूरे 10 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश का एक भी विभाग ऐसा ये बता दें जो विभाग सड़कों पे ना आया हो अपनी मांगों को लेकर और जिसको इन्होंने लाठियों से पीटने का काम ना किया हो। चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो रोडवेज कर्मचारी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, एएनएम की नर्सें हो, इन्होंने 10 साल हरियाणा सरकार के हर विभाग के हर कर्मचारियों पर लाठियां चलाने का काम किया है और ये बार बार नौकरी की बात कर रहे हैं। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि इनसे बातें पूछ लीजिए, फालतू पूछने की जरूरत नहीं है। ये 2 बातों का जवाब दे दें कि 2004 में हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ते थे और 2024 में आज कितने बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। पिछले 10 साल में सरकारी स्कूलों की जो हालत इन्होंने करी है, आज सरकारी स्कूलों में बच्चे दाखिला नहीं ले रहे। पूरे प्रदेश की ये हालत इन्होंने कर दी कि हरियाणा का 70% रेवेन्यू अकेले गुड़गांव से जाता है, 70%। और उस गुड़गांव के पास ना अपना एक बस अड्डा है, ना उसके पास अपना एक सिविल हॉस्पिटल है और अगर बारिश आ जाए तो आधे घंटे बाद गुड़गांव की हालत होती है कि उस नाव में बैठकर निकल सकते हैं, आप कार में बैठकर नहीं निकल सकते। ये हालत इन्होंने रोड की, इंफ्रास्ट्रक्चर की और करप्शन का तो इतना बुरा हाल है कि आज आप गुड़गांव के नगर निगम में अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी आईडी के उसमें एक मोबाइल नंबर अगर चेंज कराना है ना, तो बिना रिश्वत दिए वो मोबाइल नंबर नहीं बदल सकता। प्रदेश की जनता बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? कि इनके जो 10 साल के जो कारनामे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, जनता अगर नाराज होती है तो शायद मना लोगे, लेकिन इनका तो इनसे कार्यकर्ता रुष्ट है, क्योंकि 10 साल में भाजपा ने अपने कार्यकर्ता की जो अनदेखी की है, उसी का नतीजा है कि 10,072 बूथ भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, इसमें मैं जवाब लूंगी, लेकिन जिस ईमानदारी से आपने ये पक्ष रखा है, इसी ईमानदारी से ये भी बता दीजिए, अगर आप रोजगार पर सवाल उठा रहे हैं तो आपका प्लान क्या है रोजगार को लेकर? हेलो, मैं शर्मा जी से जवाब ले रही हूँ। दिनेश जी, हेलो। हाँ, अभी से मैं कह रही हूँ, जिस ईमानदारी से आपने ये बात रखी है, उसी ईमानदारी से ये भी बताइए कि कांग्रेस का क्या प्लान है रोजगार को लेकर, फिर मैं जवाब देती हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी नेतृत्व ने तय कर लिया है कि इन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो डी एम्प्लॉयमेंट की है, जो बच्चे इन्होंने दिहाड़ीदार मजदूर लगाए, हमारी सरकार आने के बाद प्राथमिकता के आधार पर हम उनको पक्की नौकरी देने का काम करेंगे। जो बच्चा जितनी एजुकेशन ले रहा है, जिस डिपार्टमेंट में हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, वहां पक्की नौकरी के साथ एडजस्ट करेंगे। हम उनको दिहाड़ीदार मजदूर बनाकर नहीं छोड़ेंगे। चलिए ठीक है, समय की पाबंदी है। शर्मा जी, कार्यकर्ताओं को लेकर ही वो आरोप लगा रहे हैं कि सबसे ज्यादा रुष्ट आपका कार्यकर्ता है। अगर है तो फिर कैसे चुनाव में ये सही बैठ पाएगा? तो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता के बारे में हम ज्यादा जानते हैं, ये ज्यादा जानते हैं? ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता देवतुल्य है और जनता में समर्पित है, और जिस तरह से जन जन तक ये हमारे
पार्टी की नीतियों को, सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचा रहा है। और इनकी कांग्रेस का पर्दाफाश कर रहे हैं। इन्होंने जो झूठ बोला था वो झूठ का पर्दाफाश कर रहा है। इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 8,500 रुपए महीना आ रहे हैं, खटाखट फटाफट फटाफट। इनका झूठ का पर्दाफाश हमारा कार्यकर्ता कर रहा है। काट की इनकी चढ़ नीति एक बार चढ़ चुकी है। आगे ये जनता में रिएक्शन है। आगे इनकी कोई 12 बीघा में दाने नहीं इनके, आगे कुछ नहीं होने वाला। तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी, नायब सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये जो कह रहे हैं ना, ये बार बार कौशल रोजगार निगम की बात कर रहे हैं। इनके टाइम में ठेकेदारी प्रथा होती थी और मुख्यमंत्री अपने खेते को हर डिपार्टमेंट का ठेका दे देता था। वो पैसे लेकर भर्ती करता था ठेकेदार, 2-4 महीने रखता था, फिर उसको धक्के दे देता, फिर दूसरा रखता, फिर 2-4 महीने रखता, फिर तीसरे पर पैसे ले लेता। हमने ठेकेदारी प्रथा को बंद किया और कौशल रोजगार निगम हमारी सरकार लेकर आई, जो बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है ये। और इससे क्या है, रोजगार की उनकी गारंटी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी। और जो रेगुलर भर्तियां हो रही थी वो तो हो ही रही है। और सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिया, वो भी मेरिट के आधार पर। और आज मैं बताऊं, इनके यहाँ तो डिप्टी सीएम तक डिक्लेयर कर दिया लोगों ने। हमारे यहाँ किसान मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। इनके यहाँ तो राजा का बेटा राजा बनेगा। आप ये बताओ, कैप्टन अजय यादव जी के लड़के ने अपने आप को डिप्टी सीएम डिक्लेयर कर दिया। ये गुटबाजी नहीं तो क्या है, आप बताइए। सरकार आ रही नहीं। गुटबाजी पर आप पर आरोप लगा रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह जी का नाम आप देख रहे हैं ना, नेताओं का नाम ले रहे हैं। सीएम तेरा कौन होगा, इसी पर लटवाद लेगा। इनकी पार्टी में टूट होनी निश्चित है, क्योंकि इनके यहाँ तो मैंने बताया ना, राजा का बेटा राजा बनता था। कुमारी शैलजा ने, बहन जी ने डिक्लेयर कर दिया, भाई मैं तो एमएलए का चुनाव लड़ूंगी। सुरजेवाला ने डिक्लेयर कर दिया, मैं तो एमएलए का चुनाव लड़ूंगा। चलिए, तो एक फाइनल सवाल पूछ ही लेती हूँ दिनेश जी से, क्योंकि ये सवाल मेरे मन में भी था। ये चिरंजीव जी को लेकर जो इन्होंने बात कही है कि उन्होंने खुद को डिप्टी सीएम डिक्लेयर कर दिया, उस पर एक जवाब दीजिए दिनेश जी। मेरी जानकारी में ये बात आई ज्योति जी, जो आप बता रहे हैं अभी, परंतु मैं एक बात समझ नहीं पा रहा अभी तक कि अपनी बोलने की तो, अभिव्यक्ति की तो आजादी सबको है। उन्होंने कहा कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, उनकी सोच है, तो सोच तो रख सकता है ना कोई भी व्यक्ति। क्या राव इंद्रजीत सिंह नहीं कहते बार बार कि भाई हरियाणा की सत्ता का रास्ता दक्षिणी हरियाणा से होकर निकलता है, तो मुख्यमंत्री भी दक्षिणी हरियाणा से होना चाहिए? क्या आपने एक्शन ले लिया? अगर शैलजा जी सीएम बनना चाहती है तो क्या बुराई है? अगर हुड्डा साहब सीएम बनना चाहते हैं तो क्या बुराई है? उनकी सोच है ना, वो अपनी सोच तो कोई भी रख सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो व्यक्ति कांग्रेस से इसलिए गए कि भाई मुझे यहां मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला, मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूं। अशोक तंवर, कांग्रेस में तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद चाहिए था, लेकिन वहां जाके क्या मिला उनको? क्या अगली 7 पीढ़ी तक सीएम बन जाएंगे वो? किरण चौधरी, उनको भी कांग्रेस में सीएम का पद चाहिए था, वहां जाके क्या मिला? राज्यसभा। 6 साल बाद तो ओवरेज हो जाएंगी। राज्यसभा पद सुनिए मेरी बात सुनिए। 6 साल बाद ओवरेज हो जाएंगी, राजनीति नहीं कर पाएंगी। कुलदीप बिश्नोई, उनको भी यहाँ मुख्यमंत्री का पद चाहिए था। चलिए ठीक है, वहाँ जाके है ना, किसी न किसी को तो असंतोष के साथ रहना ही पड़ेगा। दिनेश जी, रोक रही हूँ आपको क्योंकि समय की पाबंदी है। बहुत धन्यवाद आप मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो खास खबर देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।